वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 मैथ्स के 6 चैप्टर की पेज नंबर 154 पे जो फिगर इट आउट है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में बचे हुए जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 7 एंड अनदर नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। दो नंबर है, एक नंबर के बारे में कहा जा रहा है कि जब उसको 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 3। इसी तरह से जो दूसरा नंबर है उसको जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 5। तो इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को भूल जाएंगे। सिंपल सा हम ये देखेंगे 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, यानी ऐसा नंबर हमको चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, मतलब वो 7 का मल्टीपल होगा, 7 के टेबल में आता होगा तभी ना डिवाइड होगा। तो 7 के मल्टीपल को कैसे लिखते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, जैसे 7 को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से दूसरा वाला नंबर भी 7 का मल्टीपल है तो इसको भी 7 a की जगह कुछ और ले लेते हैं, b ले लेते हैं, क्योंकि दोनों नंबर जो है वो एकदम डिफरेंट हो सकते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए एक जगह हमने a लिया, दूसरी जगह b लिया। अब रिमाइंडर की बात करते हैं। पहला वाला नंबर 3 रिमाइंडर देता है, मतलब उसके पास 3 एक्स्ट्रा है तभी ना 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो +3 कर दो। दूसरा वाला नंबर 5 रिमाइंडर देता है, मतलब उस नंबर के पास 5 एक्स्ट्रा है, 7 से डिवाइड करोगे 5 बच जाएगा, तो +5 कर दिया। ये दो नंबर हमारे आ गए। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाई 7। अब ये दो जो नंबर है इनका सम करें या डिफरेंस निकालें या प्रोडक्ट करें और फिर 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये आपको बताना है। चलो करते हैं। लेट द नंबर्स बी, मान लेते हैं हमारे नंबर्स हैं 7a + 3 एंड 7b + 5। तो फर्स्ट केस में हमको सम का बताना है, तो इन दोनों का सम कर दो। तो देखो 7a 7b, 7 को हम कॉमन ले सकते हैं तो यह आ जाएगा a + b, 3 और 5 को ऐड कर लो तो आ जाएगा 8। तो एक्सप्रेशन हमारा बनना है 7 मल्टीप्लाई बाय a + b, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, तो 7 का मल्टीपल होगा +8, यानी 7 के मल्टीपल से 8 ज़्यादा, तो 8 रिमाइंडर बचेगा। अगर आपने कह दिया कि 8 रिमाइंडर बचेगा तो इस पर आपको मार्क्स मिलेगा 0, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बताओ रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से ज़्यादा नहीं हो सकता। किसी भी नंबर को आप 7 से डिवाइड करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर 6 आ सकता है, 7 भी नहीं आ सकता। 8 तो और ज़्यादा हो गया है, 8 कभी भी रिमाइंडर नहीं आ सकता। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 15 को आप 7 से डिवाइड करो और आपने क्या किया, 7 1 7 कर दिया, माइनस कर दिया, आ गया रिमाइंडर 8। तो ये जो आपने निकाला है वो गलत आंसर है। सही क्या होगा भैया, 7 एक बार नहीं जाएगा, 7 2 टाइम्स जाएगा, 7 2 14, माइनस क्या आया रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ जो गलती हुई उसको कैसे सही करें, तो एक काम करो, 8 को हम 7 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर 8 को आप 7 + 1 लिखो तो 7 फिर से कॉमन आ जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से है ना। देखो ये 7a है प्लस यहाँ पर हमारा 7b था, 3 + 5 8 था, तो 8 को हम ऐसे लिख देते हैं 7 + 1। अब इन तीनों में 7 है तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो 7a बचेगा, यहाँ b बचेगा, और यहाँ पर 7 हमने पूरा ले लिया तो 1 बचेगा, तो ऐसे आएगा। तो आप ऐसे लिख देना 7a + b + 1 + 1, तो ब्रैकेट अगर ओपन करोगे 7a मल्टीप्लाई होगा 7a हो जाएगा, 7b और 7 और 1 मल्टीप्लाई होगा 7 + 1, तो वही 8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखने से हमको ये लग रहा है कि भैया 7 मल्टीप्लाई हो रहा है a + b + 1, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, 7 का मल्टीपल +1, यानी 7 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, तो एक एक्स्ट्रा है। जब डिवाइड करोगे 7 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो यही लिख देना रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 7। 7 से डिवाइड करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। तो ये तो सम का हो गया। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अब डिफरेंस आप दो तरीके से निकाल सकते हो, मतलब जैसे हमारे पास दो नंबर है a और b, तो चाहे आप a - b कर लो या b - a कर लो। यहाँ पर आप ये करना, जिस नंबर का रिमाइंडर ज़्यादा है उसको आप पहले लिखना, माइनस जिसमें रिमाइंडर कम आ रहा है उसको लिखना। तो इससे ये होगा कि डायरेक्टली आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, मतलब उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में माइनस एक नंबर आएगा, फिर वहाँ से आपको एक पॉजिटिव नंबर निकालना होगा रिमाइंडर। तो इससे अच्छा यही है कि जहाँ पर रिमाइंडर ज़्यादा आ रहा है उसको पहले लिख लें, माइनस जिसका रिमाइंडर छोटा है उसको लिख लें। तो 7b + 5, यहाँ पर +5 यानी रिमाइंडर ज़्यादा आ रहा है तो इसको हमने पहले लिख दिया, माइनस जो हमारा फर्स्ट वाला नंबर था 7a + 3। अब यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन कर लो, 7b + 5 - 7a - 3, इन दोनों में से हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो इस 7 बाहर आ गया, b - a हो गया, 5 - 3 आ जाएगा +2। तो इस 7 मल्टीप्लाई बाय समथिंग यानी 7 का मल्टीपल +2, मतलब 7 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, तो जो ज़्यादा होगा वही रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू, यहाँ पर 2 रिमाइंडर आएगा डिफरेंस के केस में। अब चलिए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, 7a + 3 मल्टीप्लाई बाय 7b + 5। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लगाओ, अब तो कई बारी चीज़ आपने कर ली है, प्रैक्टिस हो गई होगी। 7a मल्टीप्लाई बाय 7b
प्लस 7a एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7b प्लस 3 5 ज़ा मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 49ab प्लस 35a प्लस 21b प्लस 15। अब इस पूरे में से अगर हम 7 कॉमन ले लें, क्योंकि 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 7 का मल्टीपल के फॉर्म में लिखना होगा, तो 7 कॉमन ले लें तो 7 7 ज़ा 49 यानी 7ab हो जाएगा, प्लस 7 5 ज़ा 35 तो ये 5a हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 तो ये 3b हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, प्लस 15। अब 15 को हमको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा ताकि इसमें से भी 7 कॉमन आ जाए, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 15 नहीं बच सकता ना, 7 से कम होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले 15 को दो पार्ट में ब्रेक कर ही लेते हैं, फिर इस तरह से कॉमन लेंगे। तो 14 प्लस 1 ऐसे करेंगे, क्योंकि 7 2 ज़ा 14, 15 में हमको 2 to 7 मिलेगा, मतलब 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 7 प्लस 1, तो 2 to 7 हमारे पास है, यानी 7 प्लस 7 दैट इज़ 14। अब 7 कॉमन ले लो, तो 7 7 ज़ा 49, अंदर 7ab बचेगा, प्लस 7 5 ज़ा 35 तो ये 5a, प्लस 7 3 ज़ा 21 तो ये 3b हो गया, 7 2 ज़ा 14 तो ये 2 अंदर रह जाएगा, प्लस 1। तो 7 मल्टीप्लाई बाई ये जो पूरी चीज़ है, यानी 7 मल्टीप्लाई बाई समथिंग, 7 का मल्टीपल हो गया, ये जो प्लस 1 है ये रिमाइंडर आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया 1। अब प्रोडक्ट में क्या रिमाइंडर आएगा, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको एक चीज़ पता है तो। देखो दोनों नंबर में जो रिमाइंडर आ रहा है उसको कंसीडर करो, 3 और 5, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 15, बस इस 15 को आप 7 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा वही इसके प्रोडक्ट का भी रिमाइंडर होगा। हमने जो यहाँ पर सॉल्व किया उसमें आप देख सकते हो ये जो इतना पूरा पार्ट है ये तो 7 का मल्टीपल है, सिर्फ मामला कहाँ फंस रहा है, ये 15 का। तो इस 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा, 7 2 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, चूज 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, स्क्वायर द मिडिल वन एंड सब्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2। आपको क्या करना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेने हैं, जैसे चलो हम 4 5 6 ले लेते हैं, या और छोटा ही ले लेते हैं, चलो 2 3 4 ले लेते हैं। कह रहा मिडिल वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। सब्सट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है क्या, बाकी दो जो नंबर है उसका प्रोडक्ट, 2 4 ज़ा 8 हो गया, तो क्या आएगा 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 माइनस 8 आ गया 1। रिपीट द सेम विद अदर सेट्स ऑफ नंबर, इसी तरह और भी सेट आप ले लो, चलो हम 5 6 7 ले लेते हैं, तो मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर करना है माइनस बाकी जो नंबर है उसका प्रोडक्ट कर दो, तो 6 6 ज़ा 36 माइनस 5 7 ज़ा 35, यहाँ भी आ गया 1। वॉट पैटर्न डू यू नोटिस, आपने क्या पैटर्न नोटिस किया, तो पैटर्न ये बनना है कि हर बार जो वैल्यू आ रही वो 1 आ रही है। हाउ डू वी राइट दिस एज एन अलजेब्रिक इक्वेजन, इसको हम अलजेब्रिक इक्वेजन की तरह से कैसे लिख सकते हैं। एक्सपैंड बोथ साइड्स ऑफ इक्वेजन टू चेक दैट इट इज़ अ ट्रू आइडेंटिटी, इक्वेजन के दोनों साइड जो चीज़ आपको मिल रही है उसको एक्सपैंड करो और देखो कि क्या ये एक ट्रू आइडेंटिटी है। चलो करते हैं इसको। तो सेट ए की बात कर ले, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 3 4, तो मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर करना है माइनस बाकी जो नंबर है उनका प्रोडक्ट करना है, तो 9 माइनस 8 आ गया 1। सेट बी ले लेते हैं 7 8 9, मिडिल नंबर 8 है इसका स्क्वायर माइनस बाकी जो नंबर बचे हैं हमारे 7 और 9 उनका प्रोडक्ट कर दो, 8 8 ज़ा 64, 7 9 ज़ा 63, ये भी आ गया 1। एक और सेट ले लेते हैं, इस बार ले लेते हैं 10 11 12, 11 का स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 12, 121 माइनस 120, यहाँ से भी आ गया 1। तो पैटर्न क्या बना, रिजल्ट इज ऑलवेज 1, जो रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा 1 आ रहा है। अब इसको अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना है, तो ये जो नंबर हमने यूज़ किया है ना उसकी जगह हम लेटर नंबर का यूज़ करेंगे। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लिख लेते हैं, जैसे एक n हो गया, उसके बाद क्या आएगा n+1, फिर n+2, या फिर ऐसे लिख सकते हो n+2 तो चलो 2 आ जाएगा, ऐसा कर लो कि n से पहले क्या आता है, n-1 आएगा, तो ये 3 उठा लेते हैं। तो आप ऐसे लिख देना, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम चूज कर लेते हैं n-1, n एंड n+1, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं। अब इसके साथ भी वही करते हैं, मिडिल वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो माइनस बाकी दो जो नंबर है दैट इज n-1 और n+1, इसका प्रोडक्ट कर दो। अब यहाँ पर देखो n-1 n+1, a प्लस बी a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा n² माइनस n² माइनस 1 का स्क्वायर, तो n² माइनस n² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n² का माइनस n² हो जाएगा, माइनस 1² का प्लस का 1² हो जाएगा जो कि 1 होता है, n² माइनस n² ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1। तो अलजेब्रिक इक्वेशन बनाकर भी हमने सॉल्व किया तो आखिर में हमको 1 मिल रहा है, मतलब ये एक ट्रू आइडेंटिटी है। n की वैल्यू कुछ भी आप ले लो, अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो, ये कंडीशन अप्लाई करो, आंसर आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली n वाला जो टर्म है वो खत्म हो जा रहा है, n² माइनस n² ये तो 0 हो जा रहा है, तो n पे डिपेंड ही नहीं करेगा, लास्ट 1 बचेगा हमेशा। तो आप ऐसे लिख देना,
दिस इज अ ट्रू आइडेंटिटी। ये एक ट्रू आइडेंटिटी है कि मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर करके उसमें से बाकी दो नंबर के प्रोडक्ट को अगर सब्सट्रैक्ट कर दे तो हमको हमेशा 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा जो आगे दिए हुए स्टेप को डिस्क्राइब कर रहा हो। क्या स्टेप है? ऐड एनी टू नंबर, कोई दो नंबर ले लो, उसको ऐड कर लो। जैसे हमने ले लिया a, दूसरा नंबर ले लिया b, इसको ऐड कर लेते हैं। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई दिस बाई हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स। इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस पूरे को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे? बाई हाफ ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर के सम का हाफ। दो नंबर हमने क्या लिया है? a प्लस b, इसका सम करा, ये हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट है, मतलब इधर सॉल्व करके जो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, वो क्या होगा? विल बी हाफ। हाफ होगा किसका? ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। जो दो नंबर हमने लिया है उसका सम, यानी a प्लस बी, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें और फिर हाफ कर दें तो ये हमको मिलेगा, मतलब ये वैल्यू आएगी इसकी जगह। ये आपको प्रूव करना है। चलो करते हैं एक एक करके। लेट द टू नंबर्स बी। मान लो दो जो नंबर है वो क्या है? एक हमने a मान लिया और दूसरे को b मान लिया। अब जो रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है? देखो क्या करना है? ऐड टू नंबर्स, दो नंबर को ऐड कर दो। जो हमने a और b लिया है उसको हमने ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई दिस, इसको मल्टीप्लाई करो किससे? हाफ ऑफ द सम ऑफ टू नंबर। दोनों नंबर का जो सम है दैट इज वही a प्लस बी, इसका हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये रिक्वायर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा आ गया। आगे क्या करना है? प्रूव करना है ये जो रिजल्ट आया है वो क्या है? हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर का सम करके स्क्वायर करके हाफ कर दे, इसके इक्वल है। अब हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए पहले इसको आप सॉल्व करो। तो आप ऐसे लिख देना, सॉल्विंग a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आ गया जो हमको प्रूव करना था। मतलब ये जो हमारा आया है सॉल्व करने के बाद वो क्या है? ऐसे लिख देना, विच इज हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स। तो दोनों नंबर का सम किया, उसका स्क्वायर किया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब हाफ कर दिया, तो वही तो आ रहा है। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज लार्जर। फाइंड आउट विदाउट फुली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट। कौन बड़ा है ये आपको बताना है, लेकिन पूरी तरह से आपको कंप्यूट नहीं करना। जैसे फर्स्ट वाले की बात कर लें तो 40 मल्टीप्लाई बाई 26, इसकी पूरी वैल्यू निकाल के, इसी तरह 16 मल्टीप्लाई बाई 24, इसकी पूरी वैल्यू निकाल के कंपेयर नहीं करना है। थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन फाइनल वैल्यू निकाल के आप ना देखो, क्योंकि फाइनल वैल्यू निकालोगे तो वहाँ से दिख ही जाएगा। क्या कर सकते हैं? अब यहाँ जो नंबर दिए हैं अगर उसको आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी। जैसे ये 14 है, ये 24 है, मतलब जो 24 है वो 14 से 10 ज़्यादा है। इसी तरह से 26 और 16 को देखोगे तो 16 प्लस 10 कर दे तो आ जाएगा 26। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। जैसे 14 को तो वैसे रहने देते हैं, 26 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 10, मतलब ये जो हमारा नंबर है 14 मल्टीप्लाई बाई 26, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 14 मल्टीप्लाई बाई, मतलब ऐसे ही ब्रैकेट लगा दो, अंडरस्टूड है, 16 प्लस 10। तो 16 प्लस 10 वही 26 होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, 14 और 16 मल्टीप्लाई होगा तो 14 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस एक बार 14 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो 14 10 जा 140 आ गया। अब इसी तरह से 16 मल्टीप्लाई बाई 24 इसके साथ करो। 16 को वैसे रखे रहेंगे, 24 को हम ऐसे लिख सकते हैं 14 प्लस 10। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों जो सेट हमको नंबर का दिया है उसमें सिमिलैरिटी आ जाए। तो पहले वाले नंबर में हमको 14 दिया है, सेकंड वाले में भी हमने 14 ला दिया। तो अब देखो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, 16 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 16 एक बार 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 160 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, 14 मल्टीप्लाई बाई 16 या 16 मल्टीप्लाई बाई 14, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब डिफरेंस किसका आ रहा है? पहले वाले नंबर में 140 ऐड हो रहा है, दूसरे वाले में 160 ऐड हो रहा है। इन दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन पहले वाले नंबर में 140 ऐड हो रहा है, दूसरे में 160 ऐड हो रहा है। तो जिसमें ज़्यादा चीज़ ऐड होगी वही ना बड़ा होगा। जैसे अगर हम कहें x प्लस 2 और x प्लस 3, इसमें कौन बड़ा? दोनों में x तो सेम है, लेकिन इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 3 प्लस हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्स्ट्रा होगा, ये बड़ा होगा। तो आप ऐसे लिख देना, सिंस 14 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल है 16 मल्टीप्लाई बाई 14 के, तो ये पार्ट तो इक्वल आ गया। एंड 160 ग्रेटर है 140 के, तो 160 ऐड हो रहा है ना, तो जिसमें ज़्यादा चीज़ ऐड होगी वो बड़ा हो जाएगा नंबर। देयरफॉर 16 मल्टीप्लाई बाई 24 इज़ ग्रेटर दैन 14 मल्टीप्लाई बाई 26। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट होगा। इसी तरह से आपको सेकेंड वाला पार्ट करना है। वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, कुछ समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 25 है, यहाँ पर 26 है,
मतलब एक ज़्यादा। इसी तरह से यहाँ 75 है, यहाँ 74, मतलब इसमें भी एक का डिफरेंस है। 25 मल्टीप्लाई बाय 75। एक काम करते हैं, 75 को 74 बना लेते हैं। 25 को वैसे रहने दो, 75 को हम 74 + 1 लिख देते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, 25 मल्टीप्लाई बाय 74 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ 25। इसी तरह से 26 मल्टीप्लाई बाय 74 का कर लेते हैं। 26 को 25 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, तो 26 को हम लिख सकते हैं 25 + 1 और बाहर 74, क्योंकि पहले वाले में हमने 74 ला दिया, तो 74 तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे 26 को, ताकि 26 25 जैसा हमको दिखने लगे। बस यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 74 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 74 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देना, सिंस 74 इज ग्रेटर दैन 25, देयरफॉर 26 मल्टीप्लाई बाय 74 इज ग्रेटर दैन 25 मल्टीप्लाई बाय 75। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये जो 25 है ना, इसको 26 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। तो 25 को हम लिख सकते हैं 26 - 1। ज़रूरी नहीं कि ऐड के फॉर्म में ही आप लिखो, सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन ऐड वाला ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उसमें चीज़ें दिखती रहती है कि हाँ भाई ये ऐड हो रहा है, जिसमें ज़्यादा चीज़ ऐड हो रही होगी वो बड़ा हो जाएगा नंबर। सब्सट्रैक्ट वाले में थोड़ा उल्टा सोचना होता है कि जिसमें ज़्यादा चीज़ सब्सट्रैक्ट हो जाएगी वो और छोटा हो जाएगा। बाकी दोनों तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अ टाइनी पार्क इज कमिंग अप इन धौली। तो धौली में एक छोटा सा पार्क बनना है। द प्लान इज शोन इन द फिगर। वो पार्क कैसा होगा उसका प्लान आपको फिगर से शो कर रहा है। द 2 स्क्वायर प्लॉट्स ईच ऑफ एरिया G स्क्वायर फीट विल हैव अ ग्रीन कवर। अब इस पार्क में आप देख सकते हो 2 ग्रीन कलर के स्क्वायर दिख रहे हैं, जिसका एरिया G स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है वो ग्रीन कवर होगा, मतलब यहाँ पर हरियाली होगी, ग्रासेस है, पेड़ पौधे वगैरह होंगे। ऑल द रिमेनिंग एरिया इज अ वॉकिंग पाथ W फीट। बाकी का जो एरिया है पार्क का, मतलब ये जो पूरा है, इधर बीच में, इधर, ये सब क्या है, वॉकिंग एरिया है, जो कि W फीट वाइड है, दैट नीड्स टू बी टाइल्ड। और यहाँ पर टाइल्स लगनी है, क्योंकि वॉकिंग एरिया ना चलेंगे तो उसके लिए टाइल्स लगाई जाएगी। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया दैट नीड्स टू बी टाइल्ड। आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो किसके लिए हो, उस एरिया के लिए हो जिसमें टाइल्स लगनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखो टाइल्स कहाँ लगनी है। ये पूरा हमारा पार्क है, इसमें से एक ग्रीन कवर वाला जो एरिया है, दोनों को अगर हटा दें तो बाकी जो स्पेस बच रही है वहीं पर टाइल्स लगनी है। मतलब हम क्या करेंगे, जो पार्क है उसका एरिया निकाल लेंगे, फिर उसमें से दोनों ग्रीन कवर वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बाकी जो एरिया बचेगा वहीं पर टाइल्स लगेगी। लेकिन पार्क का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले पार्क की लेंथ और विड्थ निकालनी होगी। तो चलो पहले ये काम कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द पार्क, पार्क की लेंथ क्या होगी, ये इतनी लेंथ क्या है आपसे कह रहा क्वेश्चन में। जो वॉकिंग एरिया है ना, उसकी जो विड्थ है वो W फीट है, मतलब ये जो स्पेस है तो ये हो जाएगा W। फिर ये कितना होगा, देख सकते हो ग्रीन वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया है G स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो G है, तभी एरिया कैसे निकला, G का स्क्वायर करके। तो ये इतना हो गया G। अब यहाँ से यहाँ तक का बताओ क्या होगा। इसको अगर हम ऐसे बीच से लाइन ड्रॉ कर दें तो ये इतना जो है वो इस वाले ग्रीनरी के बगल वाला पाथ है, और ये इतना जो है वो इस राइट साइड वाला जो ग्रीन कवर है उसके लिए पाथ है। तो ये इतना W और ये इतना W, यानी ये 2W होगा। वैसे भी आप देख सकते हो कि एक टाइल्स और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये W है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये एक टाइल्स उससे थोड़ा सा ज़्यादा ये W हो जाएगा। इधर की तरफ देखें, एक पूरी टाइल्स और थोड़ा सा उससे ज़्यादा तो ये W हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी लेंथ है वो हो जाएगी 2W। अब इसी तरह से ये जो ग्रीन कवर है उसका साइड लेंथ क्या होगा, G होगा, अभी हमने देखा, तभी इसका एरिया G स्क्वायर आ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, W होगा। तो इन सभी को आप ऐड कर लो, यानी W G 2W G W, तो पार्क की लेंथ आ जाएगी। तो आप ऐसे लिख देना W प्लस G प्लस 2W प्लस G प्लस W। तो W 2W और W 4W आ जाएगा, प्लस G और G 2G हो जाएगा। अब इसी तरह से विड्थ ऑफ द पार्क, पार्क की विड्थ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक W है, ये इतना जो लेंथ है वो क्या होगी, ये G होगी, क्योंकि स्क्वायर का साइड लेंथ है। फिर अगेन नीचे ही जो इतना पार्ट है ये W होगा, तो विड्थ आ जाएगी W प्लस G प्लस W, दैट इज 2W प्लस G। एरिया ऑफ पार्क ये क्या हो जाएगा, लेंथ विच इज 4W प्लस 2G मल्टीप्लाई बाई विड्थ, दैट इज 2W प्लस G। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, सॉल्व कर लो, तो एक्सप्रेशन आएगा 8W स्क्वायर प्लस 8WG प्लस 2G स्क्वायर। अब क्योंकि ये एरिया का एक्सप्रेशन है तो ये हो जाएगा स्क्वायर फीट। अभी तो ये पार्क का एरिया है, हमको पार्क का एरिया नहीं निकालना, हमको वो एरिया निकालना है जहाँ पर टाइल्स लगेगी।
तो पार्क के एरिया में से जो ग्रीन कवर का एरिया है अगर उसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो अपना काम बन जाएगा। तो 2 ग्रीन कवर है, दोनों का एरिया जी स्क्वायर है, तो दोनों का टोटल एरिया निकालोगे तो 2g स्क्वायर, यानी 2g स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो तो बाकी बचा हुआ एरिया आ जाएगा। तो आप ऐसे लिख देना एरिया कवर्ड बाई 2 ग्रीन कवर, जो कि आपको दिया हुआ है जी स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर विच इज 2g स्क्वायर। अब बात करते हैं हम उस एरिया की दैट नीड्स टू बी टाइल्ड, इस पर टाइल्स लगनी है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ ग्रीन कवर। एरिया ऑफ पार्क हमने निकाला 8w स्क्वायर प्लस 8wg प्लस 2g स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कवर क्या है 2g स्क्वायर। तो 2g स्क्वायर माइनस 2g स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा एट लास्ट 8w स्क्वायर प्लस 8wg। इसमें से हम 8 को कॉमन भी ले सकते हैं, 8w को बेसिकली, तो यहाँ w बचेगा प्लस g। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन के आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर ईच पैटर्न शोन बिलो, फर्स्ट वाला है ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। तो चलो पहले ये वाला पैटर्न देख लेते हैं जो कि येलो स्क्वायर से बना हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 में ये फिगर बननी है, स्टेप नंबर 2 में ये, स्टेप नंबर 3 में ये। नेक्स्ट फिगर आपको ड्रॉ करनी है, यानी स्टेप 4 में कैसे फिगर बनेगी वो आप ड्रॉ करो। तो पहले हम ये देखें कि ये तीनों स्टेप में फिगर कैसे बनी है। फर्स्ट स्टेप की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल वे में 3 स्क्वायर्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ पर है। ऐसे अगर हम ये वर्टिकल देखें यहाँ भी 3 है, इस तरह से ऐसे वर्टिकल देखें तो ये भी 3 है। स्टेप 2 में देखो हॉरिजॉन्टली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 स्क्वायर्स है, यानी स्टेप 1 के कंपैरिजन में 1 स्क्वायर इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की एक और रो आ गई है, यहाँ भी 4 है। स्टेप 1 में बस एक ही रो थी जिसके अंदर 3 स्क्वायर्स थे। स्टेप 2 के अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की बात कर ले, यानी ऐसे वाले अरेंजमेंट की बात कर लें तो उसमें 1 स्क्वायर इंक्रीज हो गया, 3 से 4 हो गया, लेकिन ऐसी 2 रो आ गई है। फिर नीचे जो वर्टिकल है वहाँ पर 4 और ऊपर की तरफ जो वर्टिकल है वहाँ पर 4। स्टेप 3 में देखो हॉरिजॉन्टल की बात कर लें तो अब यहाँ पर 5 स्क्वायर्स आ चुके हैं, लेकिन ऐसी हमारे पास टोटल 3 रोज आ चुकी है। यानी हर बार हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में 1 स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है और एक नई रो भी ऐड होती जा रही है। स्टेप 1 में बस एक ही रो थी, स्टेप 2 में 2 रो आ गई, स्टेप 3 में 3 रो आ गई। अब आप बताओ स्टेप 4 में क्या होगा। सबसे पहली चीज़ ये कि हॉरिजॉन्टली एक और स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक रो के अंदर जैसे स्टेप 1 में 3 स्क्वायर था, स्टेप 2 में 4, स्टेप 3 में 5, तो स्टेप 4 में 6 आ जाएगा। मतलब ऐसे 6 स्क्वायर्स आपको अरेंज कर देने हैं, ड्रॉ कर देने हैं। तो ये लो हमने इस तरह से ये 6 स्क्वायर्स लगा दिए। नंबर ऑफ रो भी इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट स्टेप में 1, सेकेंड स्टेप में 2, थर्ड स्टेप में 3 रो आ गई है, तो फोर्थ स्टेप में ऐसे ही 4 रोज आ जाएगी। तो एक तो हमने ड्रॉ किया, एक और ऐसे ड्रॉ कर लेना, एक और एक और, ये 4। तो यहाँ देख सकते हो इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इधर भी 6। फिर आप ये देखो जो ऐसे नीचे वर्टिकल है वहाँ पर 5 और इधर ऊपर वर्टिकल यहाँ भी 5, ये भी एक इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 5 था, तो अब हो जाएगा 6। तो इस तरह से 6 स्क्वायर्स हमने अरेंज कर दिए। फिर इसी तरह से ये नीचे की तरफ वर्टिकली भी 6 स्क्वायर्स अरेंज होंगे। तो ये नेक्स्ट फिगर हमारी बन चुकी है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके नीचे आप लिख देना कि स्टेप 4 है, स्टेप 4 में ये फिगर बनेगी। फिर सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10, मतलब छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं स्टेप 10 में कितने होंगे। तो पहले हर स्टेप में आप काउंट करो। स्टेप 1 में आप काउंट करोगे तो 3, 3, 3 यानी टोटल 9 है। स्टेप 2 में आप काउंट कर लेना तो आएगा 16। स्टेप 3 में काउंट करोगे तो आएगा 25। कोई पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? 9, 16, 25 ये क्या है? स्क्वायर नंबर्स हैं। 9 देखो 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो सेकंड वाले पार्ट के आंसर में ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन स्टेप 1 की बात कर लें तो इसमें कितनी बेसिक यूनिट है? 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब जैसे कि चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमको मिल रहा है, जैसे यहाँ पर 9 या जिसको हमने 3 का स्क्वायर लिखा है, इसको स्टेप नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि स्टेप के हिसाब से हमको रिलेशन बताना है ना। स्टेप 10 का आपको बताना है। तो आप ये देखो कि किस स्टेप में किसका स्क्वायर करेंगे। तो ये बताओ 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2, जहाँ 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, यानी फर्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो 1 + 2 के फॉर्म में हमने 3 को ब्रेक कर दिया, इसका स्क्वायर। इसी तरह से स्टेप 2 की अगर बात कर लें तो स्टेप 2 में कितनी बेसिक यूनिट है? 16 है। 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस 4 को स्टेप के फॉर्म में कन्वर्ट करो,
स्टेप हमारा 2 है, ये 4 है। 2 और 4 को कैसे रिलेट कर पाओगे? देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2, यानी स्टेप नंबर में 2 ऐड कर दें और फिर उसका स्क्वायर कर दें तो हमको नंबर ऑफ बेसिक यूनिट मिल जाएगी। इसी तरह से स्टेप 3 की बात कर लें तो यहाँ पर 25 बेसिक यूनिट्स हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब स्टेप 3 है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब स्टेप नंबर से 2 ज़्यादा, ऐसे भी देख सकते हो आप। स्टेप नंबर 3 है, इसमें अगर हम 2 ऐड कर दें और उसका स्क्वायर कर दें तो इतनी बेसिक यूनिट है। अब इसी तरह से अगर हम चलते चले जाएं तो स्टेप 10 में क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर में 2 ऐड करके स्क्वायर कर दे रहे हैं। स्टेप 1 में देखो, 1 में 2 ऐड किया, स्क्वायर कर दिया। स्टेप 2 में, स्टेप नंबर 2 है, इसमें 2 ऐड करके स्क्वायर कर दिया। स्टेप 3 की बात कर लें तो स्टेप नंबर 3 है, उसमें 2 ऐड करके स्क्वायर कर दिया। तो स्टेप 10 में क्या होगा? स्टेप नंबर में 2 ऐड करके स्क्वायर कर दो तो 10 + 2 12 होता है, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। हमने पहले क्या किया, जो स्टेप का हमको दिया हुआ है उसको स्टेप नंबर के फॉर्म में एक रिलेशन बना लिया कि स्टेप नंबर के हिसाब से हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कि कितनी बेसिक यूनिट्स है। तो पता चला जो स्टेप नंबर है ना उसमें 2 ऐड करके स्क्वायर कर दे रहे हैं तो उस स्टेप में कितनी बेसिक यूनिट उसकी वैल्यू हमको मिल जा रही है। तो स्टेप 10 का पूछा तो 10 में 2 ऐड करके हमने स्क्वायर कर दिया तो आ गया 144। ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन स्टेप वाई। बस रिलेशन तो हम समझ गए हैं, कोई भी स्टेप का पूछ ले, स्टेप वाई का पूछ रहा है ना, तो स्टेप वाई में क्या होगा, जो स्टेप नंबर है उसमें 2 ऐड करो फिर स्क्वायर कर दो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 प्लस 2 ए भी होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 4 वाई, ये आ जाएगा 4 वाई। इतना भी लिखे रहने दे सकते हो या फिर ब्रैकेट ओपन करके इस तरह से लिख दो, ये भी सही है। तो स्टेप वाई का हमारा एक्सप्रेशन बन गया वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई, या वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस 4 लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो। अब चलिए सेकेंड वाला पैटर्न देखते हैं। इसमें फर्स्ट वाला पार्ट है ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। नेक्स्ट फिगर आपको ड्रॉ करनी है, लेकिन उससे पहले आप ये तो देखो कि जो 3 फिगर हमको ड्रॉ करके दी है वो कैसे बनी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टेप 1 की बात कर लें तो ये इतना देखो आप, ये कि स्क्वायर नहीं बनना है, 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी 2 बाई 2 की एक ग्रिड आपको बनते हुए दिख रही है, और इसी के साथ साथ एक स्क्वायर और एक्स्ट्रा है, यानी 4 और नीचे 1, टोटल 5 ये स्क्वायर्स हैं। स्टेप 2 की बात कर ले तो यहाँ भी आपको ये इतना एक स्क्वायर बनते हुए दिख रहा होगा, जहाँ पर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो ये 3 बाई 3 की एक ग्रिड बननी है। इसी के साथ साथ इससे एक कम, यानी 3 से एक कम क्या है 2, तो 2 स्क्वायर्स आपको ये नीचे और लगे हुए दिख रहे हैं। स्टेप 3 की बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हो ये एक 4 बाई 4 की ग्रिड है, जहाँ रो वाइज 4 और कॉलम वाइज 4 स्क्वायर्स हैं। फिर 4 से एक कम दैट इज़ 3 स्क्वायर ये एक्स्ट्रा नीचे भी लगे हुए हैं। पैटर्न समझ गए। फोर्थ वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 बाई 5 की एक ग्रिड बनाएंगे, मतलब एक रो के अंदर 5 स्क्वायर्स, ऐसी टोटल 5 रोज हम ड्रॉ कर देंगे। ये देखो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 रोज हो गई। इसी तरह से 1 2 3 4 5 कॉलम हो गया, तो ये इतना 5 बाई 5 की ग्रिड हो गई। अब 5 से एक कम दैट इज़ 4 स्क्वायर्स हम यहाँ नीचे ऐसे लगा देंगे, तो ये देखो हमने ऐसे लगा दिया, तो ये नेक्स्ट फिगर बन गई। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया, यानी स्टेप 4 में इस तरह से कुछ फिगर बनेगी। अब सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10। स्टेप 10 में कितनी बेसिक यूनिट होगी, यानी ये जो ब्लू कलर वाला स्क्वायर है वो कितना होगा। तो स्टेप 1 में देखो आप, यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ये इतना देखो एक स्क्वायर बनना है, यानी 2 का स्क्वायर और ये 1 एक्स्ट्रा दैट इज़ 1। फिर सेकंड वाली फिगर में आप देखो, यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर बनना है और 1 2 यानी +2। स्टेप 3 में देखो, जो रेड कलर की मैंने बाउंड्री बनाई है उसके अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर है 4 का स्क्वायर प्लस 1 2 3। तो सेकंड वाले पार्ट के आंसर में आप ऐसे लिख देना, नंबर ऑफ बेसिक यूनिट्स इन स्टेप 1 की बात कर लें तो टोटल नंबर ऑफ जो ब्लू स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं, जिसको हमने इस तरह से ब्रेक करके लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 1। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1 आया है इसको स्टेप नंबर के रिलेशन में लिखेंगे। तो ये बताओ इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं, यानी स्टेप नंबर 1 प्लस इसमें 1 कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, फिर 1 ऐड कर दें, तो स्टेप 1 में कितने बेसिक यूनिट होंगे उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। इसी तरह से स्टेप 2 की बात कर लें तो स्टेप 2 में टोटल नंबर ऑफ बेसिक यूनिट है 11 को हमने कैसे ब्रेक किया, 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो ऐसे लिख दो 3 का स्क्वायर प्लस 2।
अब ये जो 3 है और 2 है, इसका स्टेप नंबर से क्या रिलेशन है, यानी 3 को आप स्टेप नंबर के फॉर्म में लिखो तो स्टेप नंबर हमारा 2 है ना, तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस क्या हो रहा है 2 ऐड हो रहा है। देखो स्टेप 2 है और ऐड भी 2 कर रहे हैं, मतलब स्टेप नंबर, तो इसको 2 ही रखेंगे हम। स्टेप 3 की बात कर लें तो स्टेप नंबर 3 में जो बेसिक यूनिट है वो है 19 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर + 3। अब देखो स्टेप नंबर 3 है, यहाँ पर 4 है तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं स्टेप नंबर +1 का स्क्वायर प्लस स्टेप नंबर 3, यहाँ पर 3 ऐड भी हो रहा है तो इसको तो 3 रखेंगे। अब इसी तरह से चलते जाएं तो हमसे पूछ रहा है स्टेप नंबर 10 का, तो स्टेप नंबर 10 का कैसे निकलेगा। हम क्या देख रहे हैं कि स्टेप नंबर लिखो, फिर उसमें 1 ऐड करके स्क्वायर कर दो, फिर स्टेप नंबर ऐड कर दो, तो 10 + 1 11 का स्क्वायर होगा 121 + 10 हो जाएगा 131। तो स्टेप नंबर 10 में कितनी बेसिक यूनिट होगी 131। अब थर्ड वाले पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट इन स्टेप वाई। स्टेप वाई का बताना है, तो हमने ऊपर पैटर्न देख ही लिया कि किसी भी स्टेप का पूछ ले, आपको जस्ट क्या करना है स्टेप नंबर में 1 ऐड कर देना है, फिर इसका स्क्वायर कर देना है, फिर स्टेप नंबर को ऐड कर देना है। देखो स्टेप 1 था तो स्टेप नंबर में हमने 1 ऐड करके होल स्क्वायर करके स्टेप नंबर ऐड कर दिया। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, स्टेप नंबर में 1 ऐड करके स्क्वायर करके स्टेप नंबर ऐड कर दिया। स्टेप नंबर 3 में क्या किया, स्टेप नंबर में 1 ऐड करके स्क्वायर करके स्टेप नंबर ऐड कर दिया। यही हम कर रहे हैं ना, तो स्टेप वाई में भी हम यही करेंगे, स्टेप नंबर 1 ऐड करके होल स्क्वायर कर दिया, फिर स्टेप नंबर ऐड कर दिया। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेना, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक्सप्रेशन बन गया है, लेकिन हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। बेसिकली y² + 1 आइडेंटिटी लगाओ a + b का होल स्क्वायर प्लस 2y + y, तो यहाँ से आ जाएगा y² + 3y + 1। तो स्टेप y के लिए एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पर और भी तरीके से आपको पैटर्न बनते हुए दिखेगा, लेकिन आंसर आपको फाइनली यही मिलेगा। लेकिन कैसा पैटर्न आपको दिख रहा है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। जैसे एक मैं जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, इसको आप खुद से ट्राई करना। स्टेप 1 की अगर हम बात कर ले तो यहाँ एक स्क्वायर, यहाँ एक स्क्वायर, यहाँ पर और यहाँ पर, अगर ये इतना स्क्वायर और होता तो ये देखो 3/3 के ग्रिड बन जाती, मतलब उस केस में ये 3 का स्क्वायर होता। लेकिन अभी इसमें 4 कम है क्योंकि ये मैंने एक्स्ट्रा बनाया ना 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -4। स्टेप 2 में देखो यहाँ भी अगर एक इधर स्क्वायर होता, ये इधर होता, एक इधर, यहाँ और यहाँ पर, तो ये 4/4 की पूरी ग्रिड बन जाती, यानी कि स्क्वायर बन जाता, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाता। लेकिन अभी ये जो 5 स्क्वायर मैंने अपने से ऐड किया है ये कम पड़ रहा है, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे। स्टेप 3 में भी इसी तरह से आप देख सकते हो कि 5 का स्क्वायर बनता, लेकिन इसमें 6 कम पड़ रहा है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व करके देखना, खुद से ट्राई करना। देखो मैथ्स प्रैक्टिस से आती है, आप सोचो कि हम वीडियो देख लें उसके बाद हमको प्रैक्टिस ना करना पड़े और मैथ आ जाए, तो ऐसा नहीं आती। तो ये वाला खुद से आप ट्राई करके देखना। मैंने यहाँ पर आपको 3 दिखा दिया है। अब आप सोचो स्टेप नंबर 10 में कैसे बनेगा। ये जो वैल्यूज़ है वो स्टेप नंबर से अपने कैसे रिलेट कर रही है। 3 और 4 स्टेप नंबर से कैसे रिलेटेड है, 4 और 5 स्टेप नंबर 2 से कैसे रिलेटेड है, 5 और 6 स्टेप नंबर 3 से कैसे रिलेटेड है। स्टेप नंबर के फॉर्म में जो आप उसको चेंज करोगे तो फिर आपको दिखने लगेगा कि हाँ कौन से स्टेप के लिए हमको वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया और ये फिगर इट आउट भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ ये पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। थैंक यू।